नमस्ते दोस्तों, सीएससी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सब मिलकर आपकी 12वीं क्लास की किताब का एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो मजेदार चैप्टर समझने वाले हैं। ये कहानी है उस भारत की जो आजादी के ठीक बाद पैदा हुआ था और जिसने आज के भारत की नींव रखी। हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम में कैसा भी सवाल आए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दे पाएं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, जिस भारत को आज हम एक नक्शे पर देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा था? नहीं। 1947 में वो 565, जी हां, 565 से भी ज्यादा छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। सोचकर भी अजीब लगता है ना? पर यही उस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे पहली चुनौती थी। अब जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये कोई अधूरी पेंटिंग नहीं है, बल्कि 1947 के भारत की असली तस्वीर है। ये जो अलग अलग रंग के हिस्से दिख रहे हैं ना, ये सब वो रजवाड़े थे जहां राजाओं का शासन चलता था। अब इन सबको एक धागे में पिरोकर एक मजबूत देश बनाना हमारे नेताओं के सामने सबसे बड़ा मिशन था। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या है? सबसे पहले जानेंगे आजादी की दो सबसे बड़ी चुनौतियां। फिर देखेंगे कि भाई इन 565 रजवाड़ों को एक कैसे किया गया। इस रास्ते में जूनागढ़, हैदराबाद जैसी कौन कौन सी मुश्किलें आईं। फिर समझेंगे कि राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर कैसे बनी। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन सब ने मिलकर भारत की एकता को कैसे मजबूत किया। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर वो कौन सी दो सबसे बड़ी चुनौतियां थीं जो एक नए नए आजाद हुए भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं? पहली चुनौती 565 से ज्यादा रजवाड़ों को भारत में शामिल करके एक देश बनाना। और ये सब तब हो रहा था जब देश बंटवारे का दर्द झेल रहा था, चारों तरफ गरीबी और अशिक्षा थी। और दूसरी चुनौती थी देश के अंदर राज्यों की सीमाओं को फिर से खींचना, क्योंकि अंग्रेजों ने तो बस अपने फायदे के हिसाब से लकीरें खींच दी थी, उन्हें लोगों की भाषा या संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। तो चलिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं। इन रजवाड़ों को एक कैसे किया गया? इतने सारे राजा महाराजाओं को अपनी सत्ता छोड़कर एक लोकतांत्रिक देश में शामिल होने के लिए मनाया कैसे गया? इस ऐतिहासिक और लगभग नामुमकिन काम का जिम्मा उठाया भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और उन्होंने अपनी सूझबूझ और मजबूत इरादों से इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। सरदार पटेल और भारत सरकार की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, जिसके 3 मुख्य पॉइंट थे। पहला, उन्हें पता था कि ज्यादातर रियासतों की जनता मतलब आम लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, उनके राजा नहीं। दूसरा, सरकार ने थोड़ा लचीलापन दिखाया, कुछ रियासतों को अंदरूनी मामलों में थोड़ी बहुत आजादी दी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, देश की एकता और अखंडता, उससे कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र, ये एक तरह का कानूनी समझौता था। इस पर साइन करते ही कोई भी राजा अपनी रियासत की 3 सबसे जरूरी विषय यानी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन भारत सरकार को सौंप देता था और बदले में उसकी रियासत भारत का हिस्सा बन जाती थी। पर जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, ये काम इतना भी सीधा नहीं था। ज्यादातर रियासतें तो शांति से मान गई, लेकिन कुछ ने बहुत आनाकानी की। चलिए उन 4 खास केस को देखते हैं जहां ये रास्ता काफी मुश्किल भरा था। पहला मामला था जूनागढ़ का। यहां का नवाब तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, पर ज्यादातर लोग भारत के साथ रहना चाहते थे। जब मामला फंसा तो सरकार ने वहां जनमत संग्रह कराया, यानी लोगों से सीधे वोटिंग करा ली कि भाई आप कहां जाना चाहते हैं। और बस जनता ने भारत को चुना और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। फिर आया हैदराबाद का केस, जो उस वक्त की सबसे बड़ी और अमीर रियासतों में से एक थी। वहां का शासक निजाम एक आजाद देश का ख्वाब देख रहा था। जब महीनों की बातचीत फेल हो गई तो सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने एक पुलिस एक्शन लिया, जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहते हैं, और कुछ ही दिनों में निजाम ने सरेंडर कर दिया। कश्मीर का मुद्दा, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है। यहाँ के राजा हरि सिंह शुरू में तो आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान के कबायली हमलावरों ने हमला कर दिया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए, और इस तरह कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। और मणिपुर की कहानी तो और भी दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं, ये भारत का पहला हिस्सा था जहां 1948 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनाव हुए थे।
मतलब हर वयस्क को वोट देने का अधिकार था। वहां एक संवैधानिक राजतंत्र बना। हालांकि बाद में वहां के राजा ने भारत सरकार के साथ विलय समझौते पर साइन कर दिए। तो चलिए, रजवाड़ों का विलय तो हो गया, एक चुनौती पार हुई। लेकिन अब दूसरी चुनौती दरवाजे पर खड़ी थी कि देश के अंदर राज्यों की सीमाएं कैसे तय होंगी। क्या अंग्रेजों वाली बाउंड्रीज ही चलेंगी या कुछ नया होगा? यहां सोच का फर्क बिल्कुल साफ था। देखिए, ब्रिटिश राज में प्रांतों की सीमाएं सिर्फ उनकी अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए थी, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही ये बात उठी थी कि आज़ाद भारत में राज्यों का बंटवारा भाषा और संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। लोगों का मानना था कि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। लेकिन आज़ादी के बाद सरकार इस मांग को पूरा करने से हिचकिचा रही थी। क्यों? क्योंकि देश ने अभी-अभी धर्म के नाम पर बंटवारे का एक भयानक जख्म झेला था। हमारे नेताओं को ये डर था कि अगर अब भाषा के नाम पर देश को बांटा गया तो कहीं इससे अलगाववाद न बढ़ जाए और देश की एकता ही खतरे में पड़ जाए। लेकिन लोगों की इच्छा और लोकतांत्रिक दबाव सरकार की इस हिचकिचाहट पर भारी पड़े और यहीं से भारत के अंदरूनी नक्शे के बदलने की कहानी शुरू हुई। इस कहानी की सबसे बड़ी चिंगारी उठी विशाल आंध्रा आंदोलन से। मद्रास प्रांत के जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो अपने लिए एक अलग राज्य आंध्र की मांग कर रहे थे। इसी आंदोलन के बीच एक गांधीवादी नेता पोत्ती श्रीरामुलु 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल पर बैठे और उनका निधन हो गया। उनकी शहादत ने आग में घी का काम किया। चारों तरफ हिंसक प्रदर्शन हुए और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। अब आंध्र प्रदेश के बनने से समझ लीजिए एक दरवाजा खुल गया। हर तरफ से भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांगें उठने लगीं। इसलिए सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इस आयोग का काम था कि वो राज्यों की सीमाओं को तय करने पर अपनी सिफारिशें दें। और जानते हैं आयोग ने क्या कहा? उन्होंने माना कि हाँ, राज्यों की सीमाओं का आधार वहां बोली जाने वाली भाषा ही होनी चाहिए। और फिर इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में पास हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कानून था जिसने भारत के नक्शे को पूरी तरह बदल दिया। और इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो रजवाड़ों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन की इस पूरी प्रक्रिया से, इन सारे संघर्षों और समाधानों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमारे देश की एकता की नींव आखिर मजबूत कैसे हुई? देखिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, जिस बात से हमारे नेता डर रहे थे वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। भारत ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को मानकर ये साबित कर दिया कि जब आप लोगों की भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हैं तो वे देश से और ज्यादा जुड़ते हैं। मतलब हमारी विविधता, हमारी डाइवर्सिटी से हमारी राष्ट्रीय एकता कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा गहरी और मजबूत होती है। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं, लेकिन सही इरादों, समझदारी और लोगों की इच्छा शक्ति से देश एक हुआ। ठीक उसी तरह आपकी पढ़ाई और एग्जाम्स का रास्ता भी मुश्किल हो सकता है, पर याद रखिए, अगर आप मेहनत और लगन से डटे रहेंगे तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।